लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सारे मैटर एटम्स से बने होते हैं और कैसे एटम्स भी फर्दर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड हो सकता है। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि एटम्स डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसकी डिवीजन का सच पता चलते ही साइंटिस्ट के मन में पहला सवाल ये आया कि एटम्स अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है तो ये पार्टिकल्स एटम के अंदर किस तरह अरेंज है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स हुए और कई थ्योरीज भी दी गई। उनमें से कुछ थ्योरीज और कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा ही एक मॉडल है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स के हिसाब से एटम्स एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर इम्बेडेड हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक प्लम पुडिंग होता है। इसीलिए उनके मॉडल को थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। एक तरफ ये थ्योरी अपने आप में ही साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो दूसरी तरफ इस थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। इसी लिमिटेशंस को कवर करने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गोल्ड की बहुत ही पतली थिन शीट ले ली थी, साथ में जिंक सल्फाइड का स्क्रीन और अल्फा पार्टिकल्स लिया था। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हीलियम एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो अल्फा पार्टिकल होगा। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो हीलियम एटम ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन की ये खासियत होती है कि जब भी कोई पॉजिटिव या फिर कोई चार्ज्ड पार्टिकल उससे टकराता है तो वहां पर चमक सी पैदा होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड ने गोल्ड शीट के आसपास जिंक सल्फाइड को इस तरह अरेंज किया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल उस पर जाए तो वो साइन करे, और फिर उन्होंने गोल्ड शीट पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग स्टार्ट किया। उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड शीट से पास कर जा रहे हैं, जबकि बहुत कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और लगभग ना के बराबर यानी हजारों में से मात्र कोई एक ऐसा है जो पूरी तरह वापस आ जा रहा है। अल्फा पार्टिकल का मूवमेंट जिंक प्लेट पे हो रहे ग्लो से पता चल रहा था। अब जरा सोचिए कि रदरफोर्ड के पास जितने भी इंफॉर्मेशन थी उन इंफॉर्मेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला होगा। एटम्स के अंदर की मोस्ट ऑफ दिस स्पेस खाली है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर रहे थे, यानी कि उन्हें रोकने के लिए, उनका पाथ मोड़ने के लिए एटम्स के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे और कुछ अल्फा पार्टिकल पूरी तरह डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। उस टाइम पर यह भी पता था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, तो अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है यानी कि उस जगह से दूर जा रहा है, इसका मतलब वहां पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होंगे। इन सारी बातों से रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एटम्स के अंदर की मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होती है और जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटी जगह पर कॉन्फाइंड होते हैं, यानी बहुत ही छोटी जगह पर सीमित होते हैं। जैसे कि एक बड़े से फुटबॉल मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा फुटबॉल का गेंद रखा हो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बस उसी फुटबॉल के गेंद जितनी है और उन्होंने उस छोटी सी जगह का नाम न्यूक्लियस रखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास बिल्कुल वैसे रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं। इसी वजह से उनके मॉडल को रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और उनके ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सामने आया था और उनकी थ्योरी साइंटिस्ट के हिसाब से परफेक्ट बैठ रही थी, लेकिन फिर कुछ सवाल अब भी अधूरे थे। अब इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा
और जब एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था और एटम को फिर से कोलैप्स कर जाना चाहिए था। तो फिर से वही सिचुएशन आ जाती है कि एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाते और पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाती, लेकिन दुनिया तो है। इसीलिए रदरफोर्ड की थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम, कुछ लिमिटेशंस लग रहे थे। तो रदरफोर्ड के कंक्लूजन में निकले इस लूप होल को आने वाले साइंटिस्ट कैसे फिल करते हैं और कैसे ये एटम्स से जुड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अगला कदम बढ़ाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं हमारे इस सेगमेंट के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।